बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, एक जानिब बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ उनकी कीमत में, उसका बोझ आवाम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है और एक इजाफी बोझ अब आवाम के कंधों पर डाल दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म का ये कहना है कि इतनी महंगाई नहीं है जितना शोर मचाया जा रहा है, लेकिन आवाम की हालत ये है कि एक आम आदमी जो 25-30 हज़ार माहाना कमा रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि या तो वो बिजली का बिल अदा करे या वो अपने घर वालों का पेट पाले। लेकिन हुकूमत को ये लगता है कि ये सारे वावेले जो हैं ये सिर्फ महज प्रोपेगेंडाज हैं। हालात इतने ख़राब नहीं हैं जितने मीडिया दिखा रहा है या जो लोग बातें कर रहे हैं। ये निगरान हुकूमत ये सोच रही है। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे फिर ये कि जहाँ पर ये मौशी हालात की ख़राबी है, वहीं पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी मुल्क में बहुत ज़्यादा है और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ अब कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़तरे में नज़र आ रहा है। हमने देखा कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना हुए तो उसके बाद अब इस वक्त जो वफाक में केयर टेकर सेटअप है, या बल्कि 4 सूबों में अब केयर टेकर सेटअप है, इलेक्शन कमीशन ने कह दी कि वो भी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं करवाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, जो CCI की अप्रूवल जिसकी बुनियाद के ऊपर अब इलेक्शन 90 रोज़ से एक्सीड कर रहे हैं, वो जो है उसके मौक़िफ़ में काफ़ी तब्दीली है। मुस्लिम लीग नवाज़ कुछ और क्लेम कर रही है CCI मीटिंग के हवाले से, पीपल्स पार्टी कुछ और क्लेम कर रही है। इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद कमर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले बताइएगा कि बहुत बातें हो रही हैं कि आप लोगों के मौक़िफ़ में तब्दीली जो है इसकी वजह ये है कि आप लोगों को कुछ एश्योरेंसेस दी गई थी और अब उनके ऊपर जो है वो काम नहीं हो रहा। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इंतखाबात एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए। पहले तो अब हमारे मुंह में अल्फाज डालते हैं, उसके बाद उस पर लोगों का रिएक्शन लेके फिर हमें बताते हैं। देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ना ही कहीं ये कहा गया कि हमें एश्योरेंस किया गया था कि ये नंबर्स आप पास कर लो और कोई डिलिमिटेशन नहीं होगी। ये सारी चीज़ें नहीं है। प्लीज लेट मी पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। जो सेंसस है, सेंसस पे एतराज़ात थे। 2017 के सेंसस पे भी एतराज़ात थे। 2023 के जो नंबर्स इन्होंने दिखाए और अपनी वेबसाइट पे दिखाए, उस पे भी एतराज़ात थे। और फाइनली जो नंबर्स लिफाफे में बंद करके CCI मीटिंग में हमारे सामने रखे गए, उस पे भी एतराज़ात थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने एक कलेक्टिव डिसीजन लेना होता है। जब नंबर्स जो CCI मीटिंग में प्रेजेंट किए गए, जो कि डिफरेंट थे जो ऑनलाइन दिखाए जा रहे थे, तो उसमें ये कंक्लूजन हमारा आया कि कोई एक्सटेंसिव डिलिमिटेशन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि सूबों का जो प्रोपोर्शनेट शेयर है वो इन नंबर्स के मुताबिक चेंज नहीं होता, जिसका मतलब है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। और उसका मतलब है कि अगर विद इन द प्रोविंस अगर कोई सीट एडजस्टमेंट्स होती हैं तो वो एडजस्टमेंट्स जो हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हो सकती हैं। दैट इज द जिस्ट ऑफ व्हाट वाज सेड। और मेरा ख्याल कि इस बात को इतना तो मरोड़ के पेश किया गया है और फिर उस पर कमेंट्स एंड काउंटर कमेंट्स एंड काउंटर कमेंट्स लिए गए हैं कि जस्ट टू क्रिएट माउंटेन आउट ऑफ मोलेहिल हिल। ये बात नहीं, बात वैसे है जैसे मैंने क्रोनोलॉजिकली आपके सामने रखी। अब हमारा ख्याल ये था कि क्योंकि एक्सटेंसिव नहीं है तो जो टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और वो खुद एक सैक्रोसेंट चीज़ है। कोई भी इलेक्शन कमीशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो या कोई और, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को तो इस तरह से वायलेट नहीं कर सकता। तो सर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं हुआ? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर रूल किया है। एक उसकी ज़रूर प्रैक्टिकलिटी थी कि मुल्क में अगर अलग अलग इलेक्शंस के साइकिल्स शुरू हो गए तो बड़ा सूबा हमेशा डोमिनेट करेगा इन इलेक्शंस को, which should be avoided for practical reasons। तो सर, एक बार वायलेशन होगी तो दोबारा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर? देखिए, अब जहां हम खड़े हैं, हम आज भी जो है उससे आगे चलने की बात कर रहे हैं ना। लेट्स सी कि इस मुल्क में हम स्टेबिलिटी कैसे देंगे। स्टेबिलिटी तब आएगी जब हम इलेक्टोरल प्रोसेस को शुरू करेंगे। हमने डिमांड किया कि भाई आप इलेक्शन की डेट्स दो, इलेक्शन का शेड्यूल दो, और ये जो प्रोसेस है
اس کو بھی جو ہے وہ جتنا حد تک سکویز ہو سکے وہ کریں تاکہ یہ انسرٹنٹی ختم ہو نا ملک میں. اچھا سر یہ بتائیے گا, بہت سے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں, ایون کچھ نیوز پیپرز نے بھی رپورٹ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے, اور اب جو ہے وہ احتساب کا ایک پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی اسی لیے چاہتی ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل الیکشنز ہو جائیں, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بطور پارٹی بہت نقصان ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ تو ساری اسپیکولیٹو باتیں ہیں. پہلے چیز تو ہے کہ ہمارا اگر ایک دن کے لیے بھی موقف چینج ہوا ہو تو پھر آپ اس کو اس چیز کے ساتھ تصدیق کر دیں. جب ہم ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ود ان ٹائم ہونے چاہیے اور ود ان دا کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہونے چاہیے, تو یہ نیا ایک اس پہ جو ہے وہ لیبل لگا دینا کہ احتساب کا عمل شروع ہو رہا ہے, اس ڈر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کرا دو. I think this is an unfair comment really coming. ایک دن بھی اگر یہ چینج کیا ہو کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ نہیں ایک سال کے بعد الیکشن کرو, آج سڈنلی جو ہے وہ ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے کسی میں, اور وہ بھی صرف اخباروں کے حد تک یا ایک دو کیسز میں where it has practically happened. یہ نہیں ہے باتیں. بات یہ ہے کہ جو چیز صحیح ہے وہ ہونی چاہیے, الیکشنز کو ٹائم پہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ میرے ساتھ آرگیو کر سکتے ہیں کہ نہیں الیکشن کو 2-3 سال نہیں ہونا چاہیے, تو وی کین سٹ اینڈ آرگیو اباؤٹ دیٹ. But there is a national consensus that elections should be held as early as possible and as much in accordance with the constitution. تو پھر اگر consensus ہے تو پھر اس سے بحث کس بات کی؟ اچھا سر, نون لیگ جو ہے وہ تھوڑی سی ناراض نظر آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ معیشت کو لے کر جتنا بھی ملبہ ہے وہ نون لیگ پر, اسحاق ڈار صاحب پر ڈال رہی ہے. تو عرفان صدیقی صاحب نے انفیکٹ ایک انٹرویو میں کہا کہ بریانی کی پلیٹ میں بوٹیاں سب نے کھائی ہیں, تو پیپلز پارٹی اب کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ I don't want to comment on that. نہیں, میرا خیال ہے it's based on this. وہی بات ہے نا کہ آپ نے کہا کہ A said B, B said C, اور پھر اس کو C سے کامنٹ لے لیا کہ جی اس نے تو یہ کہا تو ہم نے C نے. یہ نہیں کرے نا, ویسے ہائپوتھیٹیکل پہ بیٹھ کے ہم ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں, ایسے نہ کریں. مین ایشو از کہ ہاں ڈیفینیٹلی جو بھی ڈیسیشنس ہوئے پرائمریلی MLN کی گورنمنٹ کی, سارے جو ڈپارٹمنٹس جن کے ایشوز آج آ رہے ہیں, چاہے وہ فائنانس ہو, چاہے وہ پاور ہو, چاہے پیٹرولیم ہو, وہ پورٹ فولیوز MLN کے پاس تھے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس دا کلیکٹیو ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. وی ہیو پارٹ آف دا کیبنٹ, سو ہم بری ذمہ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے. حالانکہ پالیسی لیڈ وہ ضرور کر رہے تھے, اور پالیسی لیڈ کرتے ہوئے انہوں نے ایسی بھی چیزیں کی جس سے ہمیں اتفاق نہیں تھا, لیکن کلیکٹیولی ون کانٹ سے کہ نہیں ہمارا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے, وہ کر. بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.